हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नेट टेक Q&A वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन आप लेते हैं वीरेंद्र सिंह जी का। ये लिखते हैं कि भाई जी, एलईडी एक स्क्रीन डिस्प्ले पर प्लास्टिक वाली पन्नी कवर लगा के देख सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? बस आगे स्क्रैप ही लगा हुआ है, कवर पीछे हीट वेंटिलेशन पे खुला है। कवर बताएं सर, और कवर लगाने से टीवी स्क्रीन डिस्प्ले को कोई नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, वैसे तो अगर आप टीवी यूज़ कर रहे हैं तो उस पर कवर ना लगाएं तो ही बेटर है, क्योंकि जो डिस्प्ले होता है वहाँ से भी हीट डिसिपेट होती है। तो अगर जो कवर है उस पर चिपका हुआ रहेगा तो उसकी हीट डिसिपेट नहीं हो पाएगी, इससे पैनल जो है जल्दी ख़राब हो सकता है, पिक्सल वगैरह ओवर हीटिंग की वजह से डेड वहाँ पे हो सकते हैं। तो बेटर तो यही है कि टीवी देखते टाइम पे आप कवर को उतार कर रख दें, और जब टीवी यूज में ना हो उस पर आप कवर लगा दें। नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट लेते हैं विशाल नारायण जी का। ये लिखते हैं कि प्रोजेक्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको एसी वाले रूम में ही यूज करना ज़्यादा ठीक होता है। अब ये अलग बात है कि सबके पास एसी नहीं होता है, और अभी प्रोजेक्टर भी बजट में आने लगे हैं। प्रोजेक्टर हो सके तो ठंडी जगह चलाने की कोशिश करें। वैसे अक्टूबर नवंबर के मंथ में मौसम ठंडा हो जाता है तो फिर कोई हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इनका यहाँ पर कहना है, एक वीडियो मैंने अभी अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि आजकल बजट कैटेगरी के जो प्रोजेक्टर हैं इसमें पोलराइजर ग्लास बर्निंग या फिर डिस्प्ले बर्निंग के काफ़ी इशू आ रहे हैं ओवर हीटिंग की वजह से। तो उसी पे ही इन्होंने यहाँ पर ये कमेंट किया है। तो ये इनका कहना बिल्कुल ठीक है कि जहाँ पर प्रोजेक्टर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर ज़्यादा देर तक यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हो सके तो एसी ऑन करके रखें। अगर एसी नहीं है तो आप ख्याल रखें कि प्रोजेक्टर के आसपास में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, कम से कम एक फ़ैन तो रूम में चलना ही चाहिए। अगर आपके एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो कोशिश करें कि प्रोजेक्टर को 2 घंटे से ज़्यादा ना चलाएं। 2 घंटे बाद में उसे थोड़ा रेस्ट करने दें और फिर से दोबारा उसको आप 15-20 मिनट के बाद ऑन करें तो बेटर रहेगा। हालांकि प्रोजेक्टर यूज़ करने के लिए आइडियल कंडीशन होती है कि जहाँ पर भी आपने प्रोजेक्टर को इंस्टॉल किया है तो वहाँ पर एरिया डस्ट फ्री होना चाहिए। हालांकि थोड़ी बहुत तो डस्ट आती ही है, चाहे कितना भी बंद कमरा क्यों ना हो। तो ध्यान रखें कि कम से कम वहाँ पे डस्ट का एनवायरनमेंट हो। जहाँ पर भी आपने प्रोजेक्टर को इंस्टॉल किया है तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि डस्ट वहाँ पर ज़्यादा ना जाए और प्रॉपर वेंटिलेशन भी रहे, जिससे हीटिंग इशू भी ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं शाहजहान किट्टूर जी का। ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं ईगेट डस्टर 7X यूज़ कर रहा हूँ और ब्रांड की सर्विस भी अच्छी है, पिकअप एंड ड्रॉप हो जाएगा। आपने जो प्रॉब्लम वीडियो में दिखाया है वही सेम प्रॉब्लम मेरे प्रोजेक्टर में बार बार आता है। ब्रांड से मुझे सर्विस भी अच्छी मिली है, ब्रांड से कोई शिकायत नहीं है। दरअसल मेरा यूजेज ही ऐसा है, मैं डेली मोर देन 4 आवर्स इन वन टाइम यूज़ करता हूँ, शायद इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है। कोई वीडियो बनाकर दिखाओ भाई पोलराइज़र फिल्म रिप्लेसमेंट करने का प्लीज़, इससे काफ़ी लोगों को हेल्प हो सकता है। शायद पोलराइज्ड ग्लास और एलसीडी डिस्प्ले दोनों का पोलराइज़र फिल्म चेंज करने का मेथड होना चाहिए। शुक्रिया भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। देखिए, अगर आपको ईगेट की तरफ से सर्विस अच्छी मिली है तो ये अच्छी बात है। ब्रांड को ऐसा ही करना चाहिए कि सर्विस उन्हें प्रॉपर देनी चाहिए। किसी भी कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉपर उनको सर्विस अगर मिलेगी तो उनको सरदर्दी भी कम होगी और फिर ब्रांड की रेपुटेशन भी उससे बनती है। ईगेट जैसे ब्रांड अगर पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, टाइम पे सर्विस दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। हालांकि ईगेट जो ब्रांड है वो देखेंगे काफ़ी लॉन्ग टाइम से प्रोजेक्टर इंडियन मार्केट में लॉन्च किए हुए हैं। जब प्रोजेक्टर इतने पॉपुलर नहीं थे तब भी ईगेट के प्रोजेक्टर आया करते थे। मैं अगर 10 साल पहले की भी बात करूं तो 10-12 साल पहले भी ईगेट के कुछ प्रोजेक्टर मार्केट में मिला करते थे। बाकी तो जो और ब्रांड है ये बहुत बाद में आए हैं। तो ब्रांड की सर्विस अगर अच्छी मिल रही है तो अच्छी बात है। अब देखिए, पोलराइज जो फिल्म होती है वो प्रोजेक्टर के अंदर जो डिस्प्ले होता है उस पर नहीं लगी रहती है, पिक्सल स्ट्रक्चर वाला ग्लास डिस्प्ले होता है। बाकी पोलराइजर ग्लास जो है वो उसमें अलग से लगा हुआ रहता है। तो जो डिस्प्ले है उस पर पोलराइज फिल्म नहीं होती है तो उसको तो हम रिप्लेस नहीं करते, वो पूरा डिस्प्ले ही रिप्लेस करना पड़ता है। और पोलराइज ग्लास जो होता है वो अलग से लगा हुआ रहता है, वो अगर जल जाता है तो उसको भी अलग से लगाना पड़ता है। हालांकि एलईडी टीवी का जो डिस्प्ले होता है तो इस पे पोलराइज फिल्म लगी होती है, अगर वो खराब हो जाती है तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है। हालांकि एलईडी टीवी के डिस्प्ले पे जो पोलराइज ग्लास लगा होता है उसको रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता है। बहुत ही ध्यान से, बहुत टाइम लगता है उसकी फिल्म को उतारने में और दूसरी फिल्म उस पर लगाने में। जबकि प्रोजेक्टर में बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको ऊपर का कवर खोलना है और जो भी डिस्प्ले वगैरह है उसको निकालना, दूसरा डिस्प्ले लगा देना, पोलराइज ग्लास निकालना और दूसरा लगा देना, बहुत ही ईजी उसमें हो जाता है।
तो मैंने प्रोजेक्टर क्लीन करने के वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उसमें मैंने दिखाया है किस तरीके से डिस्प्ले निकालना है, किस तरीके से पोलराइज ग्लास निकालना है। तो सेम साइज़ का पोलराइज ग्लास और डिस्प्ले अगर मिल जाता है तो आप लगा सकते हैं जो भी प्रोजेक्टर आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वनराज सिंह यादव जी का। ये लिखते हैं कि आसिफ भाई, मेरे पास 32 इंच में LG टीवी है, अगर डेली 3-4 घंटे यूज़ करें और अच्छे से रखें तो मैक्सिमम उसकी लाइफ कितनी होगी? देखिए 32 इंच के जो टीवी होते हैं जनरली काफ़ी लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। ख़ासकर LG के टीवी काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। मेरे पास में एक LG का 32 इंच टीवी मॉडल है जिसे 2012 में परचेज़ किया था, और बीच में करीब 6 साल बाद उसके जो LED स्ट्रिप लगी हुई रहती हैं डिस्प्ले के अंदर, उस पे छोटे-छोटे रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, वो रिफ्लेक्टर गिर गए थे, तो उसे मैंने फेविक्विक से चिपका के रिपेयर कर लिया था। उसका वीडियो भी मैंने बनाकर अपने चैनल पे अपलोड किया था, और वो करीब 2 साल बाद फिर उसकी जो बैकलाइट थी वही ख़राब हो गई। फिर एक लोकल टीवी मैकेनिक से 1500 रुपीज़ में उसकी बैकलाइट रिप्लेस करवा ली थी, और वो टीवी अभी तक चल रहा है। यानी कि 2012 में परचेज़ किया था, आप लगा लीजिए कितना ज़्यादा टाइम उसे हो गया है, करीब-करीब 14 ईयर्स हो चुके हैं। तो 7-8 साल 9 साल तो ईज़िली टीवी चल जाते हैं अगर उनको अच्छे से रखा जाए तो। बाकी देखिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, चाहे वो फिर वो LG का हो या किसी भी ब्रांड का हो, वो कभी भी ख़राब हो सकता है, कभी भी उसमें कोई भी फ़ॉल्ट आ सकता है। लेकिन अगर टीवी चलते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वोल्टेज वगैरह आपके यहाँ स्टेबल रहते हैं, तो जनरली जो टीवी हैं LG सैमसंग के, ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं। नेक्स्ट एक कमेंट लेते हैं किल अनस्किल का। ये लिखते हैं क्योंकि बड़ी कंपनीज़ को बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट देकर टीवी सेल करना है और ऑफलाइन वाले खुद असेंबल करके बनाते हैं, सेम मटेरियल और सॉफ्टवेयर, फिर गारंटी भी दे रहे हैं 1 साल की। तो बेसिकली यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि आजकल मार्केट में काफ़ी सारे असेंबल टीवी मिल रहे हैं। कुछ में एंड्रॉयड 8, एंड्रॉयड 9 सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है, और किसी में LG वेबओएस दिया जा रहा है, और वो 1 साल की गारंटी भी दे रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे सेलर के वीडियो भी मिल जाएंगे। जनरली दिल्ली में, करोल बाग में, और लाजपत राय मार्केट है, वहाँ पे टीवी असेंबल करके सेल किए जा रहे हैं, और वो गारंटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए किसी भी प्रोडक्ट की गारंटी दे देना और एक्चुअल में सर्विस प्रोवाइड करना, गारंटी की जब ज़रूरत क्लेम करने की पड़े, वो दोनों अलग-अलग चीज़ होती हैं। ऐसे बहुत सारे प्रीमियम ब्रांड हैं जो कि 3-3 4-4 साल की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डिनाई कर देते हैं, कुछ ना कुछ रीज़न बताकर, वो कस्टमर का ही फॉल्ट बता के सर्विस ही नहीं देते हैं। तो जो असेंबल टीवी सेल कर रहे हैं तो उनका फिर क्या ही कहा जा सकता है, उनके तो कहीं पर सर्विस सेंटर भी नहीं होते हैं। हालाँकि जैसे अब ये कोडेक है, थॉमसन है, हाइसेंस है, शाओमी है, ये सारे जो ब्रांड हैं तो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से ये कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, तो उनसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं अगर किसी भी शहर में कोई प्रॉब्लम आती है किसी टीवी में। लेकिन जो असेंबल टीवी सेल कर रहे हैं तो इनके तो कोई सर्विस सेंटर होते ही नहीं है, ना ये किसी से थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कैसे ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ज़्यादातर केस में तो ये पहले काफ़ी टाला-टूली करते रहते हैं कि हाँ, हम कल इंजीनियर भेज देंगे, परसों भेज देंगे, 2 दिन बाद भेज देंगे, ऐसे 1-2 महीने तो निकाल देते हैं। लेकिन जब कस्टमर बहुत ज़्यादा इनके ऊपर चढ़ जाता है, या लोकल कोई कस्टमर है, मान लिया अगर दिल्ली के किसी बंदे ने परचेज़ किया था, उससे कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो तो फिर दुकान पे जाके उनको बोल सकता है कि भई आपने गारंटी दी थी, अब इसकी सर्विस दो। तो फिर उस केस में वो करते हैं कि ठीक है, आप अब कहीं से आप टीवी रिपेयर करा लो, हम आपको पैसे दे देंगे, या आप टीवी का इतना खर्चा दे देंगे, या फिर इतने पैसे दे दो, हम आपको दूसरा टीवी बदल के दे देंगे। इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, तो ख़ासकर असेंबल टीवी लेने से बचना ही बेटर होता है, क्योंकि वो उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, वो काफ़ी लो क्वालिटी के कंपोनेंट्स रहते हैं। और बड़ी-बड़ी कंपनी अगर महंगे प्रोडक्ट देती भी हैं तो डेफ़िनेटली वो सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं, और उनके कंपोनेंट्स की क्वालिटी भी अच्छी होती है, उनके प्रोडक्ट की लाइफ भी अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सुब्रमणिक जी का। ये पूछ रहे हैं बिया कॉस्टिक डुअल मैग्नेट सबवूफर ड्राइवर, जो कि मेरे पास में बोट अवंते प्राइम 7.1.4 चैनल डॉल्बी एटमॉस साउंड बार है, तो उसके सबवूफर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने उसमें बिया कॉस्टिक ब्रांड का डुअल मैग्नेट सबवूफर ड्राइवर रिप्लेस किया था। तो उसके बारे में इनका ये कमेंट है कि ऐसे ही फ्रीडो एक ब्रांड का 8 इंच डुअल मैग्नेट सबवूफर आता है, तो ये दोनों क्या सेम है, या फिर इनमें से कौन सा बेटर है। देखिए फ्रीडो ब्रांड का डुअल मैग्नेट सबवूफर ड्राइवर मैंने चेक नहीं किया है, तो मुझे ज़्यादा उसका आइडिया नहीं है, लेकिन फ्रीडो का नाम डेफिनेटली मैंने सुना है। बिया कॉस्टिक ब्रांड का डुअल मैग्नेट सबवूफर ड्राइवर जब मुझे नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने फ्रीडो ब्रांड का ऑर्डर मैंने बुक कर दिया था, लेकिन तब तक मुझे फिर
बिया कॉस्टिक का मिल गया तो मैंने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। तो इन फ्यूचर में ट्राई करूंगा फ्रीडो ब्रांड का डुअल मैग्नेट सबवूफर मंगाकर उसको भी टेस्ट कर पाऊँ और बिया कॉस्टिक से उसे कंपेयर कर पाऊँ, क्योंकि फ्रीडो ब्रांड का जो डुअल मैग्नेट सबवूफर ड्राइवर है वो इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है, बिया कॉस्टिक का ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होता है। बिया कॉस्टिक ब्रांड के डुअल मैग्नेट सबवूफर ड्राइवर का मैंने एक 3 मंथ रिव्यू अपने सेकंड चैनल TST टेक पे कल ही अपलोड किया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, उसका लिंक ऊपर यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, चाहे तो आप TST टेक चैनल पे विजिट करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, योगेश शर्मा जी का ही लिखते हैं कि सर मैंने कई बार आपसे क्वेश्चन किया है, आपने हर क्वेश्चन का जवाब दिया है, मेरा एक क्वेश्चन और है, अगर पिक्सपैक रे गोल्ड में फायर टीवी स्टिक की जगह जियो सेट ऑफ बॉक्स का यूज़ किया जाए तो क्या वो अच्छे से वर्क करेगा? देखिए जियो सेट ऑफ बॉक्स काफ़ी बढ़िया काम करता है, मैंने पिक्सपैक रे गोल्ड के साथ में उसे यूज़ किया है। अभी एक मूवी आई है, कोई साउथ की मूवी है, उसका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, तो वो मूवी मैंने जियो सेट ऑफ बॉक्स लगा के देखी, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी मिल जाती है। मुझे थोड़ा-सा तो ये लगता है कि जो फायर टीवी स्टिक है इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो थोड़ी-सी बेटर है जियो सेट टॉप बॉक्स के कंपैरिजन में। हालाँकि जियो सेट टॉप बॉक्स भी काफ़ी बढ़िया काम करता है, कोई ऐसा नोटिसेबल डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आपने फायर टीवी स्टिक और जियो सेट टॉप बॉक्स दोनों को यूज़ किया है एक साथ, तो फिर आप ज़रूर थोड़ा बहुत डिफरेंस वहाँ पे देख पाएँगे। लेकिन अगर आपके पास में फायर टीवी स्टिक नहीं है, जियो सेट टॉप बॉक्स है, तो आप उसको लगा के देखिए, एकदम बढ़िया काम करता है। मैं कोशिश करूँगा कि इस पे एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊँ। पिक्सपैक रे गोल्ड के साथ में फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स और जियो सेट टॉप बॉक्स 4K जो है, इसकी पिक्चर क्वालिटी में क्या डिफरेंस आता है। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप मुझे बताइए, तो इसका वीडियो मैं बना दूंगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं दीपक एनजीओ अर्थ का। ये लिखते हैं कि HY260 प्रो लेके और 1500 वाली 150 इंच स्क्रीन लेके क्या बिजनेस हो सकता है? देखिए, बिजनेस किस टाइप का आप करने का कह रहे हैं वो मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि HY260 प्रोजेक्टर परचेज कर लें और 1500 की कोई 150 इंच की स्क्रीन परचेज कर लें, उसमें पिक्चर क्वालिटी कैसी मिलेगी, तो देखिए HY260 प्रो की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा नहीं है। उस पर अगर आप 75 इंच, 80 इंच, 100 इंच की स्क्रीन देखेंगे तो उस पर काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको मिल जाएगी, और 120 इंच, 150 इंच की स्क्रीन अगर देखेंगे तो वहाँ पे ब्राइटनेस काफ़ी कम हो जाती है। अगर आपका एकदम कंप्लीट डार्क रूम है, चारों वॉल आपकी डार्क हैं और रूफ आपकी डार्क है, सिर्फ एक सामने स्क्रीन ही वाइट है, तो उसमें फिर आप 120 इंच की भी देख सकते हैं, उस पर थोड़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल जाएगी। हालांकि HY260 प्रो 150 इंच की स्क्रीन दिखा सकता है, लेकिन फिर उसमें पिक्चर क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी, डिटेलिंग उतनी ज़्यादा उसमें अच्छी नहीं मिलेगी। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप HY260 प्रो परचेज़ करना चाह रहे हैं तो 80 इंच से लेके 100 इंच की स्क्रीन यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।